Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shoran. In the previous video, we have discussed about dense connective tissue and solid connective tissue. And today we are going to discuss about fluid connective tissue. और fluid connective tissue की बात करते हैं तो दो ही चीज़ें आती हैं, that is blood and lymph. तो blood क्या है? एक connective tissue है. क्या है blood? एक connective tissue जो कि liquid होता है. कैसा होता है? लिक्विड इन नेचर, या फिर इसको हम लोग फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी कह सकते हैं. अगर ब्लड की वॉल्यूम की बात करें तो अराउंड 4.5 to 5 लीटर ब्लड ह्यूमंस में पाया जाता है. कितना? 4.5 से 5 लीटर. एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इट्स कलर, देन इट्स कलर इज ब्रिक रेड. कैसा है इसका कलर? ब्रिक रेड कलर है. क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन में भी क्या है? आयरन प्रेजेंट रहता है. सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन कंटेनिंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट, दैट इज हीमोग्लोबिन, जो क्या कहलाता है? एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है. If we are talking about its pH, then it is slightly basic, that is it is slightly alkaline. कैसा है? Slightly alkaline है. So it's around 7.2 to 7.4. कितना है? 7.2 to 7.4 pH है ब्लड का. किसका? ब्लड का pH. ब्लड दो चीज़ों से बना हुआ है. किससे? ब्लड सेल और प्लाज्मा. ब्लड को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 2 पार्ट्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, दैट इज प्लाज्मा एंड ब्लड सेल. प्लाज्मा एंड ब्लड सेल. तो 100% जो ब्लड है उसमें अराउंड 45% ब्लड सेल्स हैं और 55% प्लाज्मा है. क्या है? 55% प्लाज्मा है और 45% ब्लड सेल्स हैं. ब्लड सेल में क्या आ जाएगा? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स. एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट प्लाज्मा, अगर सिर्फ प्लाज्मा की बात करते हैं तो ये एक पेल येलोइश फ्लूइड है. कैसा है? पेल येलोइश फ्लूइड, हल्का पीला. क्यों? क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं है. हम ब्लड में से अगर जो ब्लड सेल्स हैं, ब्लड कॉर्पस्कल्स हैं, उनको हटा देंगे तो क्या बचेगा? प्लाज्मा बचेगा. और वो जो प्लाज्मा है वो कलर कैसा होगा उसका? पेल येलोइश. अगर हम प्लाज्मा की कंपोजिशन की बात करते हैं तो 90% प्लाज्मा के अंदर वाटर प्रेजेंट होता है. क्या है? वाटर. और अगर जो 10% रिमेनिंग जो पार्ट है उसमें आपको सोल्ट्स मिल जाएंगे, विटामिन्स मिल जाएंगे, प्रोटीन्स मिल जाएंगे, और जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट है, दैट इज वी कैन कॉल इट मेटाबॉलिक वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट, ये सब प्लाज्मा के 10% पार्ट में प्रेजेंट होगा. कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी, ऑक्सीजन हो जाएगी. तो ये जो गैसेस हैं, रेस्पिरेटरी गैसेस हैं, ये भी आपको प्लाज्मा में नज़र आएंगी. तो ये क्या है? दिस इज अबाउट प्लाज्मा, अ पार्ट ऑफ ब्लड जो कि 55% ब्लड को कंस्टिट्यूट करता है और पेल येलोइश कलर का है. देखो, जो ब्लड है उसको और अच्छे से डिटेल में हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी पढ़ते हैं. ह्यूमन फिजियो में जब बॉडी फ्लूइड्स और सर्कुलेशन वाला जो चैप्टर है उसमें बॉडी फ्लूइड्स में पहला जो पार्ट है दैट इज अबाउट ब्लड, और उसकी डिटेल स्टडी करते हैं. तो इससे आपको कहीं ना कहीं उसमें हेल्प मिलेगी. नाउ विल टॉक अबाउट द ब्लड सेल्स. किसकी बात करेंगे? ब्लड सेल की. और ब्लड सेल में पहला जो पार्ट आता है दैट इज रेड ब्लड सेल, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इराइथ्रोसाइट. क्या कहते हैं? इराइथ्रोसाइट. ओके, टेल मी व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ब्लड फॉर्मेशन इज नोन एज.
ब्लड फॉर्मेशन को क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? हीमोपोएसिस। क्या बोलेंगे? हीमोपोएसिस, दैट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। ब्लड फॉर्मेशन को क्या कहेंगे? हीमोपोएसिस कहेंगे। कहाँ पर होगा? जो कल हमने पढ़ा था, जो पिछली वीडियो में पढ़ा था अबाउट द बोन्स, और बोन्स में क्या है कि जो रीजन है, जो एपिफाइसिस है, अपर पोर्शन है, जहाँ पे बोन मैरो प्रेजेंट रहता है, दैट इज द हीमोपोएटिक रीजन ऑफ द बोन। सो आरबीसी दैट इज रेड ब्लड सेल। अगर शेप की बात करेंगे तो बाइकनकेव शेप होती है इसकी। कैसी है? बाइकनकेव शेप होती है। इट इज ऑल्सो नोन एज इराइथ्रोसाइट। सो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी और इराइथ्रोसाइट इज नोन एज इराइथ्रोपोएसिस। क्या कहेंगे इसको? इराइथ्रोपोएसिस। कहाँ बनती है? बोन मैरो में। कहाँ बनेंगी? बोन मैरो के अंदर आरबीसी बनती है। इसकी जो बाइकनकेव शेप है यही हेल्प करती है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन में। न्यूक्लियस नहीं होता है, इन्यूक्लिएटेड। और कोई भी जो सेल ऑर्गेनेलीज है लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑल दैट, ये भी क्या? एब्सेंट रहती हैं, ये भी प्रेजेंट नहीं रहती। तो फंक्शन क्या है इसका? जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। क्या है? गैसेस का ट्रांसपोर्ट करवाना। अच्छा, ये गैसेस की ट्रांसपोर्ट आखिर होगी कैसे आरबीसी में? तो आरबीसी में जो ट्रांसपोर्टेशन होगी वो होगी हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन दैट इज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट। और यहाँ पर जो गैसेस हैं दैट इज ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हैं वो बाइंड कर जाएंगी हीमोग्लोबिन के साथ, एक साथ नहीं, अलग अलग। ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन, इट विल फॉर्म oxyhemoglobin, while carbon dioxide when bind with hemoglobin it will form carboxyhemoglobin। क्या बनाएगा? कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन। तो अगर हम लोग बाइंडिंग एफिनिटी की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो बाइंडिंग एफिनिटी है हीमोग्लोबिन के साथ वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। मतलब अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा तो हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ज़्यादा बाइंड करेगा एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन। तो ये जो ऑक्सीहीमोग्लोबिन और कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन है, इनके फॉर्म में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते हैं, ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट होंगे। कौन करवाएगा? हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन आरबीसी में प्रेजेंट है तो क्या कलर लाएगा ये आरबीसी का? रेड। क्यों होगा? आयरन की प्रेजेंस के कारण। किसके कारण? आयरन की प्रेजेंस के कारण। यहाँ पे क्या है? पोरफायरिन रिंग बनती है चार। एक हीमोग्लोबिन में 4 आयरन के आयंस प्रेजेंट रहते हैं जो कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करवाने में हेल्प करते हैं। अगर हमारी बॉडी में आरबीसी रेड ब्लड सेल की कमी हो जाती है तो क्या होगा? क्या होगा? अनीमिया होगा। क्या होगा? अनीमिया, दैट इज खून की कमी। जो ब्लड है उसकी जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगी एंड दैट इज नोन एज अनीमिया। और कई बार क्या रहता है कि जो शेप है आरबीसी की वो पॉइंट म्यूटेशन के कारण बाइकनकेव से सिकल शेप बन जाती है और उस डिजीज को कहते हैं सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया कहाँ बनती है ये आरबीसी? बोन मैरो में। अब इसकी लाइफ स्पेन भी होगी कुछ, तो बनने के बाद कुल मिला के 120 डेज के लिए आरबीसी सर्वाइव करती है। तो इसका जो लाइफ स्पेन है वो कितना है? 120 डेज। और आफ्टर 120 डेज द आरबीसी, द ओल्ड आरबीसी इज ट्रांसपोर्टेड इन द ग्रेवयार्ड। कहाँ पर?
ग्रेवयार्ड में। और ग्रेवयार्ड कौन है आरबीसी का? दैट इज स्प्लीन। स्प्लीन को क्या कहते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी एंड इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लड बैंक। क्या बोलेंगे इसको? ब्लड बैंक। अब कई बार हमारी बॉडी में आरबीसी की प्रोडक्शन नहीं हो पाती है, कोई भी कारण हो सकता है। तो जब आरबीसी की कमी हो जाएगी उस टाइम पे जो हमारी किडनी है वो एक हार्मोन रिलीज करता है एंड दैट हार्मोन इज नोन एज इराइथ्रोपोएटिन। इराइथ्रोपोएटिन, द हार्मोन रिलीज्ड बाय किडनी, जो क्या करेगा? आरबीसी की प्रोडक्शन को इनिशिएट करेगा। किसको जाके बोलेगा? बोन मैरो को कि आप आरबीसी और बनाइए। आरबीसी की जरूरत है और ज्यादा आरबीसीज की प्रोडक्शन कीजिए। कौन करेगा? बोन मैरो करेगा। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है स्प्लीन वाला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, चाहे ग्रेवयार्ड हो चाहे ब्लड बैंक हो। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है दैट हु इज नोन एज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, या फिर जो ओल्ड आरबीसी हैं, जो डेड आरबीसी हैं, उनकी डेथ के बाद वो कहाँ चली जाती हैं? तो कहाँ चली जाएंगी भाई? वो चली जाएंगी स्प्लीन में। Now if we are talking about the amount of RBC, then it is around 4.5 million to 5.5 million in 100 ml of blood. 100 ml of blood में around 4.5 million से 5.5 million RBC present होती है। सो ये एक छोटी सी लिटिल इंफॉर्मेशन है किसके बारे में? दैट इज अबाउट आरबीसी। नेक्स्ट जो है सेकेंड जो ब्लड सेल है दैट इज डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल। क्या है? वाइट ब्लड सेल। जैसे आरबीसी को इराइथ्रोसाइट कहते हैं वैसे ही डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट। कहाँ बनेगी? बोन मैरो में। कहाँ बनेगी? बोन मैरो में। लेकिन यहाँ पर ये शेपलेस होती है, मतलब इर्रेगुलर शेप है। कैसी शेप है? एमेबॉइड बोल दो या इर्रेगुलर शेप बोल दो। जो वाइट ब्लड सेल है अपने इर्रेगुलर शेप के कारण कई बार क्या करती है, जो ब्लड कैपिलरीज हैं उनसे स्क्वीज आउट हो जाती है, बाहर निकल जाती है। किसके कारण? अपने इर्रेगुलर शेप के कारण। खेलने नहीं जाती, क्या करने जाती है? डिफेंस का काम करने जाती है। क्या करती है? डिफेंस के लिए। बिकॉज डिफेंस कैसे? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करके। क्या प्रोड्यूस करके? एंटीबॉडी। मतलब कोई भी एंटीजन जब हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो वाइट ब्लड सेल उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा और वो एंटीबॉडीज उस एंटीजन को किल कर देंगे। तो ये इम्यूनिटी में, हमारी बॉडी के डिफेंस सिस्टम में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये जो प्रोसेस है स्क्वीज आउट होने का वो कहलाता है डायपेडेसिस। क्या कहलाता है? डायपेडेसिस। मतलब जब आरबीसी, ये जो डब्ल्यूबीसी हैं, स्क्वीज आउट कर जाती हैं ब्लड कैपिलरीज से, तो उस प्रोसेस को कहेंगे डायपेडेसिस। अब ये जो वाइट ब्लड सेल हैं ये इकलौती न्यूक्लिएटेड होती हैं। कैसी हैं? न्यूक्लिएटेड, मतलब न्यूक्लियस इनके अंदर प्रेजेंट रहता है एंड देयर लाइफ स्पेन वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, या फिर कहाँ ये प्रेजेंट हैं। इनके प्रेजेंस के हिसाब से जो इनका लाइफ स्पेन है फ्यू आवर्स से फ्यू डेज तक का होता है। कुछ घंटों से लेकर कुछ दिन तक, या फिर आप 7 डेज भी लिख सकते हैं, 7 to 10 डेज, कुछ घंटों से कुछ दिनों तक आरबीसी की जो डब्ल्यूबीसी की जो लाइफ स्पेन है वो वेरी करती है। नाउ अगर जो वाइट ब्लड सेल है उसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाए, क्या हो जाए? बहुत ज़्यादा हो जाए, तो क्या होगा? इट विल रिजल्ट इन ल्यूकेमिया। किसमें? ल्यूकेमिया। दैट इज ऑल्सो नोन एज ब्लड कैंसर। दैट इज ऑल्सो नोन एज ब्लड कैंसर। तो अगर डब्ल्यूबीसी की जो अमाउंट है बहुत ज़्यादा हो जाती है, एक्सेस में हो जाती है, अब नॉर्मल इंक्रीज,
एक तो होता है इंक्रीज होना, कुछ ज्यादा कुछ जो नंबर बढ़ गया, लेकिन अगर अब नॉर्मल इंक्रीज हो जाता है तो इट विल रिजल्ट इन ल्यूकेमिया. नाउ वी विल डिवाइड दिस WBC इनटू 2 पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ग्रेन्यूल्स. ग्रेन्यूल्स मतलब पार्टिकल्स, कि जो व्हाइट ब्लड सेल है उसके अंदर छोटे छोटे कण पार्टिकल्स जो होते हैं अगर प्रेजेंट है तो वो कहलाता है ग्रेन्यूलोसाइट. क्या कहलाएगा? ग्रेन्यूलोसाइट. और अगर एब्सेंट है तो कहलाएगा एग्रेन्यूलोसाइट. क्या बोलेंगे इसको? एग्रेन्यूलोसाइट. मतलब ग्रेन्यूल्स अगर प्रेजेंट हैं, ये WBC है और इस WBC में अगर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है तो वो कहलाएगा ग्रेन्यूलोसाइट, एंड इफ दे आर एब्सेंट देन इट इज नोन एज एग्रेन्यूलोसाइट्स. नाउ अगर एग्रेन्यूलोसाइट्स की बात करें तो 2 तरह के होते हैं, लिम्फोसाइट्स एंड सेकेंड इज मोनोसाइट. ये भी डिफेंस में ही हेल्प करते हैं. लिम्फोसाइट भी 2 तरह के होते हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट. बी फॉर बोन मैरो एंड टी फॉर थाइमस. और ये जो बी लिम्फोसाइट है ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है जिसको CMI सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी या ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यूनिटी HMI या एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी भी कहते हैं. और ये जो T सेल है ये करता है CMI सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. मतलब ये जो बी लिम्फोसाइट है ये एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करेगा और एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करके हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा. यहीं पर जो टी लिम्फोसाइट है इसमें अलग अलग तरह की सेल होती हैं, टी हेल्पर, टी सप्रेसर, टी नेचुरल किलर. और ये क्या करती हैं? ये एक फेगोसाइटोसिस करती हैं. मतलब कोई भी सेल, कोई भी बाहर से एंटीजन आ रहा है, वायरस है, बैक्टीरिया है, उसको रिकॉग्नाइज करेंगी. रिकॉग्नाइज करने के बाद बी सेल को ऑर्डर देंगी कि ये फॉरेन पार्टिकल है, आप इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाइए. बी सेल एंटीबॉडी बनाती है और जो डेब्रिस है उसको फेगोसाइटोसिस कर देता है. कौन? दैट इज टी सेल और द मोनोसाइट्स. नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रेन्यूलोसाइट्स, देन ग्रेन्यूलोसाइट्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं. एसिडोफिल्स, जिनको इओसिनोफिल्स भी कहते हैं. सेकेंड इज बेसोफिल्स एंड थर्ड इज न्यूट्रोफिल्स. जो सबसे ज्यादा, सबसे मोस्ट अबंडेंट WBC है न्यूट्रोफिल्स. एसिडोफिल्स की अगर कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है तो इट कैन कॉज एलर्जी. हमारी बॉडी में जब इओसिनोफिल्स या एसिडोफिल्स का कंसंट्रेशन अमाउंट बढ़ जाता है तो वो क्या है? एलर्जी के सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है और एक तरह की एलर्जी बॉडी के अंदर हो जाती है. इतना डिटेल हम नहीं पढ़ेंगे बिकॉज इन्हीं चीज़ों को ह्यूमन फिजियो में भी, ब्लड सर्कुलेशन में भी बहुत अच्छे से पढ़ना है. सो थर्ड जो आ जाता है ब्लड सेल, दैट इज प्लेटलेट्स. क्या है? प्लेटलेट्स. अब RBC और WBC का भी दूसरा नाम है तो प्लेटलेट्स का भी है, दैट इज thrombocytes. Thrombocyte. Now the process of formation of platelets is known as thrombopoiesis. और ये किस में हेल्प करता है? It helps in blood clotting. किस में हेल्प करता है? ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है. ब्लड क्लोटिंग क्या हो जाता है? क्या होता है कि कोई भी ब्लड वेसल के अंदर जब इंजरी हो जाती है तो इंजरी के बाद ब्लड लॉस होता है, खून निकलने लग जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद वो जम जाता है. तो उसको, वो जो जमना है खून का, वो क्या कहलाता है? ब्लड क्लोटिंग. और ये एक कैस्केड मैकेनिज्म है. कैसा है? एक कैस्केड मैकेनिज्म है. मतलब सेवरल स्टेप्स इसके अंदर आते हैं. बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि ब्लड क्लोटिंग में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, अलोंग विद द कैल्शियम आयंस, विटामिन के. ये क्या है? दीज आर द डिफरेंट ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स जो ब्लड क्लोट करने में हेल्प करेंगे. सो दिस वाज अबाउट ब्लड. इसके बाद जो सेकंड हमारा जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है दैट इज लिम्फ, उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में.
So that's it for today. If you like my video, then please share and subscribe my channel. Thank you.